सुप्रभात बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आज रविवार का दिन है। विद्यालय में अवकाश रहता था, लेकिन हम लोग आज ऑनलाइन क्लास चलाएंगे। मैं चंद्रशेखर प्रसाद साहू, प्रधानाध्यापक, कन्या मध्य विद्यालय कुटुंबा औरंगाबाद, आप सभी का स्वागत करता हूं। और अब हम लोग ऑनलाइन क्लास शुरू करते हैं। तो बच्चों, कल हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छी कहानी पढ़ी थी। कौन सी कहानी थी? ठेस। ठेस जो नाम है कहानी का, कितना सटीक नाम है। बिल्कुल 2 अक्षर का है शब्द यह, और एक शब्द में यह कहानी का जो शीर्षक है वो बहुत ही उपयुक्त है, बहुत ही प्रभावशाली है। इस शीर्षक से ही ये पता लगता है कि इस कहानी में किसी पात्र को ठेस लगी होगी। ठेस लगने का मतलब चोट लगना, दुख पहुंचना। तो चोट लगना, जैसे हम राह में चल रहे हैं और पैर किसी पत्थर से, किसी ढेला से, किसी कठोर चीज से टकरा गया तो चोट लगती है, तो उसे हम कहते हैं ठेस। तो इस कहानी में किसी को पैर में चोट नहीं लगी है, पैर में ठेस नहीं लगी है, बल्कि दिल में चोट लगी है, दिल में ठेस लगी है। आपने देखा कि जो सिरचन गांव में रहने वाला है और बहुत ही अच्छा कलाकार है, वह चाहता है कि हमारा मान सम्मान मिलता रहे, लोग हमें सत्कार करें, लोग हमें आदर करें, हमारी कला का आदर करें। लेकिन जब वह देखता है कि लोग उसके साथ बेइज्जती का व्यवहार करते हैं, उसे अनाप शनाप बोलते हैं, जली कटी सुनाते हैं, तो उसे दिल में बहुत दुख होता है, दिल में बहुत कष्ट पहुंचता है। तो इसी जो उसका भाव, जो उसकी भावना आहत हुई है, इसी को कहानीकार ने ठेस शीर्षक से इस कहानी का संबोधन किया है। और ये जो ठेस है, जो भावुक लोग होते हैं, भावना प्रधान होते हैं, उन्हें कभी किसी ने तल्ख आवाज में जली कटी सुना देते हैं तो उन्हें दुख पहुंचता है, उनकी भावना आहत होती है। तो इस कहानी में यही है कि सिरचन जो एक कलाकार है, वह लेखक के यहाँ, कहानीकार के यहाँ जब काम करने जाता है तो उसकी चाची और उसकी मंझली बहू उसे जली कटी सुनाते हैं, बोलकर उसका अपमान करती हैं। यह अपमान से उसकी भावना को, उसको दिल को ठेस लगती है और वह आहत होता है, घर लौटता है। लेकिन इस कहानी में आपने देखा कि जब कलाकार को ठेस लगती है, उसकी भावना को चोट पहुंचती है, तो भी उसके अंदर का जो मानवीय गुण है, उसके अंदर जो मानवता है, वह मरती नहीं है, वह मिटती नहीं है। आपने कहानी के अंत में देखा कि मानो कहानीकार की बहन रेलवे स्टेशन पर गाड़ी में बैठ गई है, गाड़ी चलने को तैयार है। उसी समय सिरचन पीठ पर बोरा लादे हुए आता है और कहता है कि मानो दीदी कहां है। लेखक झिड़कता है, क्या है? तो सिरचन कहता है कि एक बार मैं उसे देखना चाहता हूं। देखने में अपने पीठ पर जो बोरा लाद कर लाया है, उसमें शीतल पाटी है, चिक है, कुश का आसनी है, और वह मानू दीदी को दे देता है। मानू दीदी उसे पैसा देने लगती है, लेकिन वह दांत से जीभ काटकर, हाथ जोड़कर इनकार करता है कि नहीं नहीं। क्यों? क्योंकि मानो दीदी को
अपना बहन, अपना बेटी समझता है वह, और बेटी और बहन को कोई उपहार दिया जाता है तो उसके बदले कोई धन, कोई पैसा नहीं लेता है। सृजन यहां पर एक मानवीय संवेदना से भरा हुआ श्रेष्ठ रूप में आता है। यह उच्च कोटि की मानवीयता से वह भरा होता है। उसके अंदर मानवता है, उसके अंदर प्रेम है, उसके अंदर स्नेह है, उसके अंदर आत्मीयता है, और मानव को अपनी बहन, अपनी बेटी के समान विदा करता है। तो कलाकार को ठेस पहुंचता है, लेकिन वहां उसके अंदर की जो इंसानियत है, उसके अंदर की जो मानवता है, वह मरती नहीं है, वह बरकरार रहती है, और एक उच्च स्तर पर, एक श्रेष्ठ स्तर पर उसकी जो मानवता है, उसकी जो इंसानियत है, वह छलक उठता है, प्रकट हो उठता है। इस कहानी में आपने ये देखा। तो बच्चों, इस कहानी में आया है कि चिक क्या है, शीतल पाटी क्या है, आप सोच रहे होंगे। हम लोग के तरफ चिक और शीतल पाटी आप सुने हैं। तो पहले लोग बहुत कलाकार होते थे, और वह घास से, सरकंडा से बहुत सुंदर सुंदर चीज बनाते थे, उपयोगी सामान बनाते थे। ऐसे लोग कलाकार होते थे। सिरचन ऐसा ही कलाकार है, जो घास से, मोती से, पटेर से, सरकंडा से वह खूबसूरत खूबसूरत उपयोगी चीज बनाता है। वह शीतल पाटी बनाता है। शीतल पाटी मतलब मैंने कल कहा था चटाई। ये देखिए, ये शीतल पाटी है। यह जो है बुना हुआ है पटेर से, मोती घास से, और ये जो है चटाई है। ऐसे खोलकर आप इसको लंबा किया जा सकता है। तो ये जो है, ये शीतल पाटी है, यानी कि चटाई है। यह हाथ से बुना हुआ है, यह पटेर और मोती घास से बनाया हुआ है। तो इस तरह से घास से, सरकंडे से उपयोगी चीज सिरचन बनाता था। ये है बच्चों चिक। ये चिक है। चिक क्या है? तो चिक पर्दा है। पर्दा क्या है? पर्दा किस चीज से बना है? तो यह पर्दा जो है, यह पर्दा की तिल्लियों से बना है। बांस की पतली पतली कमानियों से यह बना हुआ है पर्दा। तो इस तरह की चीजें सिरचन बनाता था, जिसका उपयोग, जिसको देखकर लोग प्रसन्न होते थे और इसका उपयोग करते थे। तो ये बच्चों, ये जो शीतल पाटी है, ये जो चिक है, यह सिरचन बनाता था। बच्चों, अब हम लोग प्रश्न अभ्यास पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है बच्चों, गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे? गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे? तो गांव के किसान सिरचन को बेगार समझते थे, बेकार समझते थे, कामचोर समझते थे। वह यह महसूस करते थे कि सिरचन मजदूरी का काम अच्छा से, मन से, समय से नहीं करता है। जब खेत में दूसरे मजदूर पहुंचकर काम कर चुके होते हैं, अधिकांश काम कर चुके होते हैं, तब सिरचन धीरे धीरे वहां पहुंचता है। तो सिरचन का यह जो काम करने का तरीका था, यह लोगों को पसंद नहीं था, और लोग उसे कामचोर कहते थे, उसे चटोर भी समझते थे, चटोर भी कहते थे, क्योंकि वह खाने पीने का बड़ा शौकीन था, और जिसके यहाँ यह सब सामान बनाने जाता था, वहां अगर खाने पीने की चीज बढ़िया नहीं मिली तो वह शिकायत कर देता था। तो वह मुंहजोर भी लोग कहते थे, कामचोर कहते थे, चटोर कहते थे, ये सब लोग कहते थे। लेकिन सिरचन तो एक उच्च कोटि का कलाकार था, और हम कहानी में देखते हैं कि वह कैसे उसके अंदर की जो आदमियत है, मानवता है, इंसानियत है, वो एक श्रेष्ठ रूप में उसके अंदर है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, इस कहानी में आए हुए विभिन्न पात्रों के नाम लिखिए। तो इस कहानी में कौन कौन से पात्र हैं? एक तो सिरचन राय है, दूसरा खुद कहानीकार हैं रेणु, फणीश्वरनाथ रेणु है, फिर मंझली भाभी हैं या मंझली बहू हैं, फिर चाची हैं, और लेखक की मां है।
काकी जिसे सिरचन कहता है। तो इस तरह से ये पात्र हैं इस कहानी में। अगला प्रश्न है बच्चों, सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया था? सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया था? तो सिरचन को पान का बीड़ा कौन दिया था? मानू दिया था, मानू दी थी। मानू जिसकी विदाई होने वाली है और जो लेखक की छोटी बहन है, तो उसके ही लिए वो चिक और शीतल पाटी सिरचन बना रहा था। जब मंझली बहू और उसकी मां, उसकी चाची जब कुछ कड़े लहजे में सिरचन को बोल दिए तो सिरचन कुछ गुमसुम हो गया। यह देखकर मानू उसके पास पहुंची और पान का बीड़ा उसे दी और कही कि सिरचन दादा, तरह तरह का काम है, तरह तरह के लोग हैं, सबकी बातों पर कान मत दो, और उसे पान का बीड़ा खिलाती। अगला गद्यांश है बच्चों, यह गद्यांश 3 वाक्य 3 अनुच्छेद में है, तो इसे क्रम के अनुसार सजाना है। तो आइए हम लोग सुनते हैं। पहला गद्यांश है, उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी, पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को खत लिखकर चेतावनी दे दी है। मानू के साथ मिठाई की पतीली न आवे कोई बात नहीं, 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानू तो। ये पहला गद्यांश है। दूसरा गद्यांश है, मुझे याद है मेरी मां जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा। तीसरा गद्यांश है, मानू फूट फूट कर रो रही थी, मैं बंडल को खोलकर देखने लगा, ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। इस तीनों गद्यांश में सबसे पहले कहानी में जो गद्यांश आया है वह है दूसरे नंबर पर जो गद्यांश है, मुझे याद है मेरी मां जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा। तो यह कहानी में पहले क्रम पर है। दूसरे क्रम पर है पहला, इसमें दूसरे क्रम पर है, उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी, पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को खत लिखकर चेतावनी दे दी है। मानू के साथ मिठाई की पतीली न आवे कोई बात नहीं, 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानू तो। ये दूसरे क्रम पर। और तीसरा क्रम जो है वो कहानी का अंत का हिस्सा है। मानू फूट फूट कर रो रही थी, मैं बंडलों को खोल कर देखने लगा, ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। तो इस तरह से ये गद्यांश इस क्रम में कहानी में मिलता है। अगला प्रश्न है बच्चों कि सही और गलत का निशान वाक्य के सामने लगाना है। अगर वह वाक्य सही है तो सही का निशान, और अगर वह वाक्य गलत है तो गलत का निशान लगाना है। तो पहला वाक्य है, सिरचन कामचोर था। यह कथन सही हो या गलत? तो यह कथन गलत है, सिरचन कामचोर नहीं। ख है, सिरचन अपने काम में दक्ष था। तो यह वाक्य सही है या गलत? तो सिरचन अपने काम में दक्ष था, यह वाक्य सही है। अगला वाक्य है, सिरचन बात करने में भी कारीगर था। सिरचन बात करने में भी कारीगर था, यह वाक्य सही है या गलत? तो यह वाक्य सही है, वह बात भी अच्छे तरीके से करता था। घ है, सिरचन वकील था। तो यह वाक्य गलत है, सिरचन वकील था, यह वाक्य गलत है। सिरचन क्या था? सिरचन कारीगर था, कलाकार था। अगला प्रश्न है, कहानी के किन किन प्रसंगों से ऐसा प्रतीत होता है कि सिरचन अपने काम को ज्यादा तरजीह देता था, उल्लेख कीजिए। तो इसमें कई प्रसंग ऐसे हैं जिससे पता लगता है
कि सिरचन अपने काम को ज्यादा तरजीह देता था। जैसे एक जगह इसमें है कि वो काम कर रहा था, लेकिन उसको काम में जब जुट जाता था तो शुद्ध बुद्ध खो देता था। न कलेवा के लिए चूड़ा और गुड़ पड़ा हुआ है, लेकिन उसे खाने की शुद्ध नहीं रहती है। तो यह जो प्रसंग है यह बताता है कि वह काम चोर नहीं था, बल्कि अपने काम में लगन से लगता था, काम को ज्यादा तरजीह देता था। और उसी प्रसंग में है कि जब चूड़ा और गुड़ उससे मिलता है तो केवल चूड़ा खाता है, गुड़ को ऐसे ही छोड़ देता है। तो यहां भी यह पता लगता है कि वह काम में तल्लीन रहता है। एक जगह और है कि जब वो काम करता था तो उसकी जीभ ओठ के बाहर आ जाती थी, थोड़ी सी जीभ उसके ओठ के आगे आ जाती थी। तो ये जो भाव है या जो मुख मुद्रा है, यह काम में तल्लीनता का सूचक है। जब भी कोई गौर से काम करता है तो उसके कुछ अंग जो होते हैं वो कुछ खास मुद्रा में आ जाते हैं। तो उस तरह से उसकी भी आदत बन गई थी कि वह जब भी कुछ करता था तल्लीनता के साथ, तो उसकी जीभ ओठ में कुछ आगे आ जाती थी। इस तरह से प्रसंग है इस कहानी में, जिससे पता लगता है कि सिरचन अपने काम को अधिक तरजीह देता था। अगला प्रश्न है, इस कहानी में कौन सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों? तो इस कहानी में कौन सा पात्र आपको अच्छा लगा? चलिए मैं यह प्रश्न आपको देता हूं कि आप ये लिख कर लाएं कि इस कहानी में के कौन सा पात्र आपको अच्छा लगा। एक तो सिरचन है, दूसरा पात्र खुद कहानीकार हैं रेणु, तीसरा पात्र मानू है, चौथा है उसकी मां, लेखक की मां काकी, उसकी मंझली बहू, भाभी, चाची, ये सब पात्र हैं। इन पात्रों में आपको कौन पात्र अच्छा लगता है? तो आप अपने पसंद के पात्रों के बारे में लिख कर लाइएगा, एक पात्र के बारे में। अगर मुझसे आप पूछते हैं तो मुझे तो सिरचन लगता है, क्योंकि सिरचन कलाकार है, वह अपने कामों को अच्छे तरीके से करता है। भले लोग उसे कामचोर कहें, चटोर कहें, बेकार कहें, बेगार कहें, लेकिन वह इस प्रकृति का नहीं है। वह अपने काम को तल्लीनता के साथ करता है, मन लगाकर काम करता है। और दूसरी चीज कि उसमें मानवीय संवेदना है। ऐसा भी हो सकता था कि वो अंत में वो शीतल पाटी और चिक बनाकर नहीं देता, ऐसा भी हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिरचन के अंदर भावना थी, सिरचन के अंदर मानवीय संवेदना थी, उसे सही गलत सुख दुख की अनुभूति थी। और उसने विचार किया कि यदि मानू को शीतल पाटी और चिक न मिले और बिना शीतल पाटी और चिक का वह ससुराल चली जाए, तो हो सकता है ससुराल में उसे ताना मिले, ससुराल में उसे कुछ बात सुनने को मिले कि क्यों नहीं आया। तो इन सब बातों का ख्याल था, मानू की भावना का ख्याल था। ससुराल की जो दशा होती है बहुओं की, बात बात पर ताना मिलना, इसकी उसे समझ, उसके अंदर का जो इंसानियत है वो सूखा नहीं था, जगा हुआ था। इस लिहाज से मुझे सिरचन सबसे अच्छा पात्र लगता है। अब आप अपने पसंद के पात्र के बारे में लिख कर लाएंगे। अगला है प्रश्न, आपकी दृष्टि में सिरचन द्वारा चिक एवं शीतल पाटी स्टेशन पर मानू को देना कहां तक उचित था? प्रश्न है कि सिरचन जो स्टेशन पर मानू को चिक और शीतल पाटी देता है वो उचित है या अनुचित, कहां तक उचित था? तो यह उचित था, क्योंकि सिरचन के अंदर जो मानवीय मूल्य थे, स्नेह, प्रेम, ममत्व, आत्मीयता,
ये सब उसके अंदर जो मूल्य थे वो जिंदा थे और उसे एहसास था कि मैंने वादा किया है कि मानू को शीतल पाटी और चिक बनाकर देना, और यदि किसी मैं उसे यह नहीं दूं तो मैं झूठा कहलाऊंगा। मानू भी अगर चिक और शीतल पाटी लेकर ससुराल नहीं गई तो हो सकता है ससुराल वाले उससे नाराज हों या उससे कुछ बात सुनाएं। इसकी समझ थी, वह समझा होगा कि इसमें मानू का कहां दोष है, मुझे तो मंझली बहू और चाची ने जली कटी सुनाई है, मानू तो मुझे पान की बीड़ा भी खिलाई थी, तो उसका दोष तो नहीं है। तो जब उसका दोष नहीं है तो उसे सजा क्यों मिले। तो उसने सोचा कि मैं चिक बनाऊं, शीतल पाटी बनाऊं और स्टेशन पर जाकर मैं उसे गिफ्ट करूं, मैं उसे उपहार करूं। क्योंकि घर पर जाता तो उसने तो कह चुका था कि बाबूजी, लेखक को कह चुका था कि अब मैं किसी के यहां काम करने नहीं जाऊंगा, मैं अब चिक और शीतल पाटी बनाने का काम दोबारा नहीं करूंगा। तो यह कह चुका था, तो वह अपने द्वारा मानू के लिए जो शीतल पाटी और चिक बनाया है वो दे कहां। तो उसने सबसे उपयुक्त जगह चुनी, स्टेशन, कि जब मानू जाए उसी वक्त उसे दे दिया जाए, घर से कोई ताल्लुक नहीं रखे। क्योंकि घर पर जाएंगे शीतल पाटी और चिक लेकर तो फिर लोग यही कहेंगे कि मोहर छाप वाली धोती लेने के लिए चिक देने आया है। तो इसके वह स्वाभिमान था, उसके अंदर समझ थी, आत्मसम्मान की भावना उसके अंदर थी, इसलिए उसने स्टेशन पर जाकर उपहार देना ही उचित समझा और यह उचित भी था। अगला प्रश्न है बच्चों, काम के बदले थोड़ा सा अनाज या चंद रुपए देकर क्या किसी मजदूर के मजदूरी का मूल्य चुकाया जा सकता है? इस संबंध में अपना मत व्यक्त कीजिए। काम के बदले थोड़ा सा अनाज या चंद रुपए देकर क्या किसी मजदूर के मजदूरी का मूल्य चुकाया जा सकता है? इस संबंध में अपना मत व्यक्त कीजिए। तो मैं यह प्रश्न आपको गृह कार्य के रूप में देता हूं। यह जो प्रश्न है विचारणीय प्रश्न है, चिंतन और मनन करने वाला प्रश्न है। तो आप भी सोचें कि क्या ऐसा उचित है कि काम करने वाला जो मजदूर है उसे मजदूरी के रूप में थोड़ा सा अनाज या थोड़ा सा चंद, थोड़ा सा रुपया दिया जाए? तो यह उचित है या नहीं? तो मेरे हिसाब से बच्चों यह उचित नहीं है। मजदूरों का भी आत्मसम्मान होता है, मजदूरों का भी स्वाभिमान होता है, मजदूरों की भी आवश्यकताएं होती हैं, घर परिवार की पालन पोषण की जिम्मेवारी होती है। इस बीच अगर किसी मजदूर को जो दिन भर किसी के यहां काम किया है उसको अगर थोड़ा सा अनाज, थोड़ा सा रुपया दिया जाए तो क्या उससे उसका परिवार का भरण पोषण होगा? क्या उसके बच्चों का, क्या उसकी पत्नी का पालन पोषण, लालन पालन होगा? तो किसी मजदूर को चंद रुपए देकर, थोड़ा सा अनाज देकर उसकी मजदूरी की कीमत, उसके श्रम का मूल्य नहीं चुकाया जा सकता है। श्रम का कोई कीमत नहीं, मजदूरी का कोई कीमत नहीं। हम लोग तो केवल उन्हें प्रोत्साहन के स्वरूप में कुछ देते हैं। तो वास्तव में किसी के श्रम का कोई मूल्य नहीं होता है, बल्कि उसके प्रोत्साहन के लिए, उसके जीविकोपार्जन का ख्याल रख करके हम उसे पैसा देते हैं। तो मजदूरी के मुकाबले में, श्रम के मुकाबले में, मेहनत के मुकाबले में कोई धन, कोई अनाज उचित नहीं होता, सब कुछ नहीं होता। आत्मसम्मान और स्वाभिमान भी कोई चीज होती है और इसका ख्याल हमें रखना चाहिए। अगला प्रश्न बच्चों, इस कहानी का अंत किए गए अंत से अलग और क्या हो सकता है? सोच कर लिखिए। जैसे इस कहानी का अंत क्या है? इस कहानी का अंत है कि स्टेशन पर मानू को
सिरचन अपना जो बनाया हुआ है चिक और शीतल पाटी दे देता है। कहानी का अंत यही है, लेकिन इसके अलावे भी कुछ अंत हो सकता था। देखिए, एक अंत यह भी हो सकता था कि जब लेखक जब सिरचन के यहां गया था कि फिर से मनाने, जब सिरचन को बड़ी मंझली भाभी और चाची बोल दी थी, तो इसे तुनक कर, इसे आवेशित होकर, काम छोड़कर सिरचन घर लौट गया था और फिर लेखक उसे मनाने गया था। तो लेखक जब मनाने गया था तो इनकार कर दिया था कि बाबू अब मैं कोई चिक शीतल पार्टी नहीं बनाऊंगा, और दूसरे घर में मेरा मान सम्मान नहीं मिलता था, आपके घर में ही मुझे मान सम्मान मिलता था, लेकिन अब वहां भी मुझे मान सम्मान नहीं मिला, तो अब मैं कहां रहूं। तो वह काम करने के लिए इनकार कर देता है, साथ में जाने का इनकार कर देता है। तो वहां भी कहानी का अंत हो सकता था। तो लेकिन अगर कहानी वहां अंत कर दिया जाता तो सिरचन जो कलाकार है उसके अंदर की जो मानवीय संवेदना है, जो मानवीय मूल्य है, जो प्रेम है, स्नेह है, लगाव है, वह उभर कर प्रकट होकर सामने नहीं आता। तो ये कहानी का ये जो अंत हुआ कि सिरचन मानू को उपहार देता है, खुद से बना करके, घर पर बनाकर, चिक और शीतल पाटी बनाकर घर पर ही बनाता है और उसे स्टेशन पर जाके गिफ्ट करता है, उपहार करता है। तो अगर यहां कहानी समाप्त होती है तो उससे सिरचन का जो कद है वो बढ़ जाता है। सिरचन लाख नाराज होता है, रूठ जाता है, क्रोधित होता है, लेकिन उसके अंदर के जो प्रेम है, उसके अंदर का जो स्नेह है, उसके अंदर का जो ममत्व है, आत्मीयता है, वो नहीं मरती है, बल्कि वह उसी स्नेह से, उसी प्रेम से वह घर पर शीतल पाटी बनाकर और मानू को स्टेशन पर जाकर उपहार देता है। तो यह कहानी का जो है, कहानी में सिरचन का जो है श्रेष्ठ स्वरूप। अगला प्रश्न है, व्याकरण से कुछ बातें इसमें लाई गई हैं। व्याकरण में बच्चों हम बार बार देखते होंगे इस कहानी में कि मुहावरे होते हैं, लोकोक्तियां होती हैं। तो मुहावरे क्या हैं? तो कई बार आप देखे होंगे, फूले न समाना, इस तरह से, आंखों का तारा, ये सब आप मुहावरे देखे होंगे। सिर पर चढ़ाना, पैर में पर लगना, ये सब कई मुहावरे आप पाठ में देखे हैं, कहानियों में देखे हैं। तो यह जो वाक्यांश है, यह वाक्यांश एक विशेष अर्थ देते हैं और उससे जो वाक्य की रोचकता होती है, वाक्य का जो अर्थ होता है वो स्पष्ट होता है, बिल्कुल उपयुक्त होता है। तो ऐसे वाक्यांश जो विशेष अर्थ देने वाले होते हैं, विलक्षण अर्थ प्रकट करने वाले होते हैं, उसे हम मुहावरे कहते हैं। जैसे लोहे का चना चबाना, पानी पानी होना, छाती पर सांप लौटना, ये सब क्या है? ये सब मुहावरे हैं, ये सब वाक्यांश हैं जो एक विशिष्ट अर्थ देते हैं। और वाक्य का जो प्रभाव है, वाक्य की जो रोचकता है, उसमें भी उसको और रोचकता लाते हैं, उसके जो अर्थ है उसको और सरल बनाते हैं, गूढ़ बनाते हैं। इसी तरह से कुछ वाक्य भी होते हैं जो विशेष अर्थ वाले होते हैं, वो भी होते हैं, उसे हम कहते हैं लोकोक्ति। लोकोक्ति को हम अगर अलग अलग शब्द करें, दो शब्द से है बना हुआ है,
तो लोक और उक्ति। लोक मतलब क्या? लोग, उक्ति मतलब कहना। तो लोगों के द्वारा जो कही गई बातें हैं, कहा गया वाक्य है, उसको हम कहते हैं लोकोक्ति। कहावत भी कहते हैं, लोकोक्ति को कहते हैं कहावत भी। और ये मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर यही है कि मुहावरे वाक्यांश होते हैं और लोकोक्ति जो होता है वो वाक्य होता है, स्वतंत्र वाक्य होता है। जैसे नाच न जाने अंगने टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये क्या है? लोकोक्ति, एक वाक्य है पूरा। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, ये क्या है? एक वाक्य है। जैसी करनी वैसी भरनी, ये क्या है? कहावत है, लोकोक्ति है। तो एक पूरा वाक्य लोकोक्ति होता है, स्वतंत्र वाक्य होता है। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, बोया पेड़ बबूल का आम कहां ते खाए। इस तरह के कई वाक्य हैं। अधजल गगरी छलकत जाए, ये सब कहावत है, लोकोक्ति। तो आपने देखा कि मुहावरे में और लोकोक्ति में अंतर है। मुहावरे वाक्य के अंश होते हैं और लोकोक्ति या कहावत जो होता है वो स्वतंत्र वाक्य होता है, यह भी अर्थपूर्ण हो। आगे बच्चों, इस प्रश्न अभ्यास के अंतर्गत मुहावरे दिए गए हैं। जैसे मुहावरा है कान मत देना, दम मारना, मुंह में लगाम न होना, सिर चढ़ाना, ये सब वाक्य मुहावरे हैं। तो इनके अर्थ क्या हैं और इनका वाक्य कैसे बनाया जाएगा? तो आपके लिए मैंने बच्चों काम किया है। कान मत देना, कान मत देने का मतलब होता है ध्यान नहीं देना। सिरचन दादा तुम किसी की बात पर कान मत देना, ये कौन कहा था? ये मानू कही थी। तो कान मत देना ये क्या है? मुहावरा है जिसका अर्थ क्या है? ध्यान मत देना। तो इसका वाक्य हम बना सकते हैं, सिरचन दादा तुम किसी की बात पर कान मत दो। अगला है मुहावरा दम मारना। दम मारना मतलब आराम करना, सुस्ताना। आराम चलते चलते थक गया तो वह दम मारने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गया। आराम चलते चलते थक गया तो वह दम मारने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गया। तो ये क्या है? इस तरह से मुहावरे से वाक्य बना सकते हैं। अगला है मुंह में लगाम न होना। तो मुंह में लगाम न होना का अर्थ होता है कि बिना सोचे समझे बात करना, बिना सोचे समझे बोलना। तो इसका वाक्य आप बना सकते हैं, श्याम वार्तालाप में मुंह में लगाम नहीं रखता। श्याम वार्तालाप में मुंह में लगाम नहीं रखता, मतलब श्याम बिना सोचे समझे बातचीत करता है। अगला मुहावरा है सिर चढ़ाना। सिर चढ़ाना का मतलब होता है अधिक महत्व देना। कोई अयोग्य व्यक्ति है और उसको बहुत ज्यादा महत्व देना, इसका मुहावरा सिर चढ़ाना होता है। तो इसमें वाक्य बना सकते हैं, मोहन अपने नालायक बेटे को सिर चढ़ा कर रखा है। मोहन अपने नालायक बेटे को सिर चढ़ाकर रखा है। तो इस तरह से ये मुहावरे हैं और इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। मैंने तो एक वाक्य बनाया है, इसके जैसे दूसरे भी आप वाक्य बना सकते हैं। अगला कुछ गतिविधि है। गतिविधि है बच्चों की स्टेशन पर सिरचन का पहुंचना एवं वहां मानू की सामग्री देने के अंश को पढ़ने के बाद जो चित्र आपके मस्तिष्क में उभरते हों तो उसे चित्र बनाकर वर्ग कक्ष में प्रदर्शित कीजिए।
स्टेशन पर मानू को सिरचन शीतल पाटी चीख देता है। तो यह जब आप पढ़ते हैं तो आपके मन में कुछ चित्र बनता होगा, तो उसको आप एक पेज पर उकेरिए, चित्र बनाइए और वर्ग कक्ष में उसे लेकर आइएगा जब विद्यालय खुलेगा। ये आपका गृह कार्य का प्रश्न हो गया। अगला गतिविधि है, स्थानीय स्तर पर शीतल पाटी, चिक, आसनी की तरह कोई अन्य वस्तु प्रचलित हो तो उसे बनाकर वर्ग कक्ष में दर्शाइए। आपने देखा कि स्थानीय स्तर पर शीतल पाटी, चिक, आसनी ये सब लोग बनाते हैं। खेत खलिहान के चीजों को से, सरकंडे से, घास से, ये सब से वो बनाते हैं उपयोगी सामान। कुछ आप भी देखे होंगे गांव घर में लोग कुछ न कुछ बनाते होंगे। तो क्या बनाते हैं? तो सोचिए, मैं हिंट्स आपको करता हूं। लोग मचिया बनाते हैं। मचिया समझ रहे हैं? बैठने के वाला होता है और उसको 4 छोटे छोटे पाए होते हैं और उसमें वो रस्सी से बुना जाता है। आप मचिया का उदाहरण दे सकते हैं। इस तरह से और भी कई चीजें हैं जो बनाई जाती हैं, उपयोग में लाई जाती हैं। अभी एक चीज लगा है, चल रहा है, कपड़ा। कपड़ा को पतला पतला चीर कर, पतला पतला फाड़ कर, डोरी जैसा उसको बनाकर उसका कुछ बैठना है तो भी एक आप बना सकते हैं। पायदान बनाया जाता है, बैठने के लिए आसन बनाया जाता है कपड़ा का, तो यह भी बनता है। तो इस तरह से कई चीजें हैं जो घर में बनाई जाती हैं, स्थानीय स्तर पर कुछ लोग बनाते हैं। तो ये सब चीजें बच्चों उपयोगी होते हैं और ये सब जो कला है यह जिंदा रखना चाहिए, जीवित रखना चाहिए, ताकि हम बेकार की चीजों से भी अपने लिए कुछ उपयोगी चीजें बना सकें। बेकार की चीजें कुछ हैं लेकिन उससे हम लोग उपयोगी चीजें बना लेते हैं। तो यह कहानी आपको बच्चों आपके लिए बहुत उपयोगी है। इससे जहां आप व्याकरण के जो पक्ष हैं, मुहावरे हैं, वो सीखते हैं, शब्द भंडार सीखते हैं, तो यह सब आपके लिए बहुत जरूरी है और कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस कहानी में सिरचन में जो मूल्य हैं, प्रेम, स्नेह, यह सभी आपको महसूस होना चाहिए कि सभी के अंदर प्रेम, स्नेह, सम्मान, आत्मसम्मान, यह सब की भावना होनी चाहिए। तो बच्चों, मैं यह कहानी अब यहीं समाप्त करूंगा। अब अगले दिन हम लोग नए पाठ के साथ मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।